नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर और सर्वे ने उड़ाई भाजपा की नींद और लगा दिया बड़ा झटका। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने गणतंत्र दिवस पर किया ट्वीट, फोकस में रखा अमर जवान ज्योति का मुद्दा और कर रहे हैं विलय करने का कड़ा विरोध। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 10 मार्च को बजेगा गाना चल सन्यासी मंदिर में, ओपी राजभर ने उड़ाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मजाक। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भीषण ठंड में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मजबूरी कौन सुनेगा। बिहार में रेल भर्ती परीक्षा के नतीजों पर कांग्रेस आरजेडी ने केंद्र सरकार को घेरा। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों सहित 400 कोर्ट कर्मचारी पाए गए पॉजिटिव। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दी है इसकी जानकारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पांचों राज्यों के चुनाव में बदलाव की लहर है और भाजपा को नुकसान होना तय है, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजा के कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बन रही है उत्तर प्रदेश में सरकार। दोस्तों, करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी में टक्कर और एक सर्वे में सत्तारूढ़ दल को लग रहा है बड़ा झटका। जहां दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कुछ सीटों को छोड़ दें तो तमाम दलों ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं और इस चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी का मुकाबला मुख्य तौर पर कांग्रेस है और वहीं आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। इसी बीच एबीपी न्यूज 7 सर्वे एजेंसियों का ओपिनियन पोल एक साथ लेकर आया है। आपको बता दें दोस्तों कि सर्वे के मुताबिक राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों कुछ और सर्वे भी आ रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान चुनाव में होने वाला है। एक सर्वे तो भाजपा को मात्र 30 सीटें दे रहा है, वहीं कांग्रेस को 36 सीटें भी दे रहा है उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार बदलने की ओर इशारा कर रहे हैं कई सारे सर्वे और कांग्रेस की फिर से बन सकती है सरकार। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने गणतंत्र दिवस पर किया ट्वीट, फोकस में रखा अमर जवान ज्योति का मुद्दा और कर रहे हैं इसके विलय करने का कड़ा विरोध। जहां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर देश को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 1950 में गणतंत्र दिवस पर हमारे देश ने आत्मविश्वास के साथ सही दिशा में पहला कदम उठाया था। सच्चाई और समानता के उस पहले कदम को सलाम। हालांकि बुधवार को किए गए उनके ट्वीट का मुख्य आकर्षण उनके ट्वीट के साथ की तस्वीर थी और ये अमर जवान ज्योति का एक उदाहरण था, जिसे 400 मीटर दूर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शाश्वत ज्वाला के साथ मिला दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने केंद्र के इस कदम का कड़ा विरोध किया था। राहुल गांधी ने इस कदम पर दुख और निराशा व्यक्त की थी और राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा था कि ये बहुत दुख की बात है कि हमारे बहादुर सैनिकों के लिए जलती हुई अमर लौ आज बुझ जाएगी। गणतंत्र दिवस पर उनके ट्वीट ने फिर केंद्र के फैसले की अवहेलना का संकेत दिया। राहुल गांधी ने इससे पहले एक ट्वीट में कहा था कि हम एक बार फिर अपने जवानों के लिए अमर जवान ज्योति जलाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 10 मार्च को बजेगा गाना चल सन्यासी मंदिर में, ओम प्रकाश राजभर ने उड़ाया मुख्यमंत्री योगी का मजाक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होने वाला है। पूरा विपक्ष इस बात का दावा कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ 10 मार्च को मुख्यमंत्री हाउस से गोरखपुर जाने के लिए अपना सामान पैक करने वाले हैं। बीजेपी छोड़ सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जब तक वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़कर फेंक नहीं देते तब तक वो चैन से वहां नहीं बैठेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने भी योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 10 मार्च को एक ही गाना बजेगा। दरअसल न्यूज़ 24 को दिए गए इंटरव्यू में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा नेता रहा जो कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का साथ देने से इनकार किया। राजभर ने कहा कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही प्रण कर लिया कि जब तक बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर दूंगा
तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस पर जब ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं, उन्होंने भी बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए प्रण लिया है। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और ओम प्रकाश राजभर हम लोग जब बसपा में थे तब बसपा की सरकार बनी और अब बसपा की कहाँ है। हम बीजेपी में गए, बीजेपी की सरकार बनी और अब सपा में है तो सपा की सरकार बनेगी और बीजेपी की विदाई तय होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भीषण ठंड में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मजबूरी कौन समझेगा। बिहार में रेल भर्ती परीक्षा के नतीजों पर कांग्रेस और आरजेडी ने केंद्र सरकार को घेरा। जहां दोस्तों बिहार में रेलवे भर्ती की ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा के नतीजों के बाद राज्य के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन सोमवार की रात से जारी है और प्रदर्शन की आंच राजधानी पटना से शुरू होकर नालंदा, नवादा, बक्सर और आरा तक पहुंच गई है। नाराज अभ्यर्थियों ने मंगलवार की सुबह से ही इन जिलों की रेलवे स्टेशन पर डेरा जमा लिया है और ट्रेनों को रोककर जमकर प्रदर्शनों का आरोप है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा के बाद नियमों में बदलाव किए जो बिल्कुल सही नहीं है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में पैसों का भी जमकर खेल चला है, लेकिन इसी बीच बिहार कांग्रेस और आरजेडी ने सरकार पर इस मुद्दे को लेकर हमला बोल दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों सहित 400 कोर्ट कर्मचारी पाए गए पॉजिटिव। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर ने काफी कहर ढा दिया है और इस जानलेवा महामारी ने आम आदमी ही नहीं नेताओं और अभिनेताओं को भी चपेट में लिया। वहीं मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने बताया कि महामारी की तीसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीश और अदालत के 400 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह खुलासा तब किया है जब एक वकील ने शिकायत की है कि उनके मामले में रजिस्ट्री द्वारा सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध नहीं किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने वकील से कहा कि यदि आप समस्या नहीं जानते तो हम क्या कर सकते हैं। रजिस्ट्री में 400 लोगों को कोविड मिला और 13 न्यायाधीशों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। हमारे शरीर के सहयोग नहीं करने के बावजूद हम बैठे हैं और मामले की सुनवाई कर रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में कौन सी पार्टी बनाएगी अगली सरकार, इसको लेकर राकेश टिकैत ने दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि राज्य में हिंदू, मुसलमान और जिन्ना पर बयानबाजी को राज्य विधानसभा चुनाव तक ही जीवित रखा जाएगा। उन्होंने अपने समर्थकों और किसानों को आगाह किया कि ऐसे विभाजनकारी बयानों से प्रभावित ना हो जो केवल राजनीतिक लाभ के लिए हैं। टिकैत ने अलीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रचार महज 2.5 महीने का है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी मंच के नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों से सावधान रहना चाहिए। हालांकि मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं कि कौन सी पार्टी अगली सरकार बनाएगी, लेकिन लोग निश्चित रूप से ऐसे लोगों। और टिकैत ने कहा कि किसान सरकार से निराश है क्योंकि उन्हें अपनी फसल को अधिक कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पसंद के महत्व के बारे में पूरी तरह से जागरूक हैं और उन्हें किसी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समय दिल्ली में 13 महीने का प्रशिक्षण उनके लिए ये तय करने के लिए पर्याप्त था कि उन्हें क्या करना है। 21 जनवरी को एक विशाल किसान विरोध निर्धारित है क्योंकि न्यूनतम समर्थन पर सीमित कीमत अभी केंद्र द्वारा तय नहीं की गई है। वहीं जिस देश में राजनीतिक नेता जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके साथ दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बजट में सरकार को सावधानी से खर्च करने की जरूरत, महंगाई की चिंता से भी अछूता नहीं है भारत, रघुराम राजन ने दी अपनी सलाह। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चमकीले स्थानों के साथ कुछ काले धब्बे भी हैं और ऐसे में सरकार को अपने खर्च को सावधानी से लक्षित करने की जरूरत है ताकि राजकोषीय घाटे को बहुत ऊंचाई पर पहुंचने से रोका जा सके। इकोनॉमी में के शेप के कर्व को रोकने की जरूरत है। राजन अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था के आकार के पुनरुद्धार को रोकने के लिए और उपाय
करने की जरूरत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोरखपुर से चुनाव लड़वाकर योगी का कद कम कर रही है भाजपा नेतृत्व, एक ही सुप्रीम नेता हो सकता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आवश्यक है कि चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़े जाएंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में गलत रास्ता अख्तियार करने से इनकार कर दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को एक अलग राजनीतिक इकाई तरह मतदान करना चाहिए और यही समय है कि वो अपने अधिकारों को समझें और राजनीति के मैदान में अपने उचित स्थान की मांग करें। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि दोनों दलों को ध्रुवीकरण भाता है क्योंकि इससे दोनों का वोट बैंक मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को ध्रुवीकरण का फायदा उठाने से रोकने के लिए प्रदेश की जनता को अलग तरह की राजनीति का विकल्प देने की जरूरत होगी। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा नेतृत्व उनके कद को कम करना चाहता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने फिर योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत सिर्फ चुनाव तक। जी हां दोस्तों, किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत चुनाव तक उत्तर प्रदेश में रहेगा और हमें उससे बचना है। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत भाजपा नेताओं के सांप्रदायिक बयानों से लोगों को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि सरकार के जो प्रवचन चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जिन्ना का भूत अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने में कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ आए हुए हैं और वो सरकारी मेहमान हैं। जनता को उन मेहमानों से बचना चाहिए। वहीं किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ का जो किसान है वो आलू से त्रस्त है। जो प्रवचन चल रहे हैं उनसे बचना है। बता दें कि राकेश टिकैत अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत के दौरान टिकैत ने बयान दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले प्रदेश को नफरत की आग में झोंकना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर पाकिस्तान और जिन्ना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर तगड़ा प्रहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी चुनाव में बीजेपी के पास बताने के लिए विकास का कोई काम नहीं है, इसलिए वो यूपी को नफरत की आग में झोंकना चाहती है। उन्होंने चुनाव आयोग से भड़काऊ भाषण देने वालों को जेल में डालने के लिए भी कहा है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैं आदित्यनाथ जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और ऐसे में वहां बिना बुलाए जाकर आलिंगन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पठानकोट में जांच के लिए बुलाकर हमारे जवानों की शहादत को बीजेपी ने अपमानित करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता वैभव महेश्वरी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही कहा था कि बीजेपी के नेता नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं, लेकिन एक भी दिन वो रुक नहीं पाए और उन्होंने अपने भाषण में जिन्ना और पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। बीजेपी गलत बयानबाजी करके लोगों के बीच जहर घोलने का काम करती है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का पीएम मोदी से सवाल, काशी धाम का उद्घाटन करके देख रेख का जिम्मा अंग्रेजों को क्यों दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस वक्त जबरदस्त गर्मी है और पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घोषणा पत्र में सुरजेवाला ने संघ और बीजेपी पर साधा निशाना, साथ ही कहा कि कांग्रेस देश के DNA में फिर उभरेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने खास चुनावी कार्यक्रम घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी और संघ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान बेरोजगारी, कृषि कानूनों, कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने से लेकर आगामी 5 राज्यों के चुनाव पर भी अपनी बात रखी। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक मेन प्लेयर के तौर पर उभरेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नेता के तौर पर कांग्रेस के पास क्या कोई काट है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड नजर आता है, वो ट्रेंड क्या है?
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2009 से 2014 तक एक बेहतरीन सरकार दी। वो केजरीवाल जी हों, अन्ना जी हों, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आरएसएस की बैंकिंग हो, इस सरकार को बदनाम करने के लिए एक बकायदा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर हो सकते हैं आमने सामने। बनारस की सीट पर होगा रोमांचक मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। बनारस की शिवपुर सीट पर मुकाबला और रोचक हो सकता है और यहां से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मैदान में उतर सकते हैं। तो अभी यहां से योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं। सुभाषपा प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने कहा कि सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष से शिवपुर में चुनाव मैदान में उतरने की मांग की है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बदल सकता है शराबबंदी कानून, सरकार कर रही है इसको लेकर विचार। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है और इस कानून को लेकर सरकार चौतरफा घिरी हुई है और माना जा रहा है कि अदालतों पर बढ़ रहा दबाव कम करने को लेकर ऐसी कवायद की जा सकती है। आपको बता दें कि मद्य निषेध, उत्पाद और प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग अब कानून में कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव करने की तैयारी कर रहा है और इसके तहत माना जा रहा है कि कानून में कुछ ढील दिया जाए। जानकारी और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय ने भी बताया कि शराबबंदी कानून में संशोधन लंबे समय से विचाराधीन थे। पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ने वाली बात का संशोधन अधिनियम में 2018 में ही हो गया था, जिसमें अधिकार न्यायपालिका को दिया गया था। लेकिन अब जो बदलाव होने का प्रस्ताव है उसमें यह अधिकार कार्यपालक दंडाधिकारी को दे दिए जाने का प्रस्ताव है और उन्होंने ये भी बताया कि अभी जुर्माने की राशि तय नहीं की गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां से अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। उस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विरोधी बोर्ड की हो गई हैं तस्वीरें वायरल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मैनपुरी के बरनाहाल थाना क्षेत्र के गांव सलूक नगर और टकहिया में भाजपा नेता के प्रवेश न करने को लेकर धमकी भरे बोर्ड लगे हुए हैं और इस तरह का एक मैसेज तस्वीरों के साथ सोमवार रात सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जब इसकी जानकारी एसपी अशोक कुमार राय को हुई तो तुरंत ही पुलिस की टीमों को मौके पर जाकर स्थिति पता करने के लिए भेजा गया। मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र पाल सिंह ने ग्रामीणों से जानकारी ली। पुलिस की टीमें रात भर आसपास के गांव में भी जानकारी जुटाने के लिए भ्रमण करती रहीं। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि ऐसे कोई भी बोर्ड गांव में लगा नहीं मिला है और किसी ने फोटो एडिट कर परेशान करने का काम किया है। पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसपी अशोक कुमार राय ने बताया कि किसी शरारती तत्व द्वारा इस तरह की हरकत की गई है और थाना पुलिस को मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने दिए कई झटके, विधायक समेत 2 नेताओं ने बदल ली अपनी पार्टी। जहां दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने 2 और झटके दिए हैं। फतेहाबाद से बीजेपी के विधायक समेत 2 नेताओं ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदलते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। दोनों ही नेताओं को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने पार्टी में स्वागत किया है। फतेहाबाद से बीजेपी विधायक जितेंद्र वर्मा ने पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। इनाम के तौर पर उन्हें पार्टी में शामिल होते ही आगरा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया कि बीजेपी में निरंतर जारी है निषाद समाज का तिरस्कार, जिसके चलते वंचित वर्ग के नेता लगातार भाजपा छोड़ रहे हैं। फतेहाबाद में बीजेपी विधायक जितेंद्र वर्मा भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया आगरा का जिला अध्यक्ष। पिछड़ों दलितों का इनकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी ने नया नारा दिया है जिसमें कहा गया है कि पिछड़ों दलितों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। तो आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई 22 में बदलाव होगा? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसका बजेगा डंका? बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर के आसार चौंका रहे हैं सर्वे के आंकड़े। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने कड़ाके की सर्दी में चुनावी चादर ओढ़ रखी है। यूपी में रैलियों और रोड शो पर रोक लगी हुई है, लेकिन प्रचार
पूरे जोर शोर से हो रहा है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियां यूपी में सत्ता हासिल करने का दावा कर रही हैं। हालांकि जनता का फैसला क्या होगा वो 10 मार्च को आने वाले नतीजे बताएंगे। आपको बता दें कि लोगों का मन लगातार टटोलने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा रीजन है जो किसी को भी किंग बनाने की ताकत रखता है और इस रीजन में कुल 136 सीटें हैं जिन पर चुनावी जंग हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश रीजन में अलग अलग सर्वे में कड़े मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं और किसी सर्वे में बीजेपी आगे नजर आ रही है तो किसी सर्वे में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी मूड कभी भी बदल सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि सी वोटर के सर्वे के आंकड़े की बात करें तो इस सर्वे में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 75 सीट तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत सकती है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को तो 50 सीटें जीतना भी यहां पर मुश्किल नजर आ रहा है। और जैसे जैसे चुनाव निकट आते जा रहा है भाजपा का ग्राफ भी गिरता चला जा रहा है। तो दोस्तों, वेस्टर्न यूपी में भाजपा को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा को कैसे पता चला कि चुनाव डिजिटल होगा? चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे अखिलेश यादव। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उन्हें जानकारी हुई है कि पंजाब में जिस तरह से खाली कुर्सियां थी, भाजपा अगर रैली करती तो भीड़ भी नहीं होती, इसीलिए भाजपा ने जानबूझकर पाबंदी लगवाई है। भाजपा की 4 पहिए की गाड़ी भोपू लगाकर घूम रही है, एलईडी लगा हुआ है। क्या ऐसी गाड़ियां 10 दिनों में तैयार हो जाती हैं? उन्हें कैसे पता था कि चुनाव डिजिटली होगा? इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से पहले कैसे भाजपा नेताओं के घर में डिजिटल वॉर रूम तैयार था? और इस संबंध में चुनाव आयोग को अखिलेश यादव शिकायत करेंगे, ये बड़ा बयान सामने। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।